Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is how to save interest and have tax benefit on property. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब आप एक नई प्रॉपर्टी परचेज करते हो, मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है और एक और प्रॉपर्टी परचेज की और उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए आपने ले लिया है लोन। अब उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट क्या एक प्योर खर्चा है या इसका कोई बेनिफिट भी हो सकता है? टैक्स में क्या क्या बेनिफिट है इसके? यानी कि जब आप कोई सेकंड होम परचेज कर रहे हो, कोई हॉलीडे होम परचेज कर रहे हो जो कि नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड होम है, यानी कि एक घर तो आपका हो गया। अब जो सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी आप परचेज करते चले जा रहे हो उसके ऊपर इंटरेस्ट का बेनिफिट किस तरीके से लेना है, ये क्वेश्चन आया है कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये लोग जो प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोन लेते हैं, ब्याज पे कर रहे हैं, शायद पूरी जानकारी ना होने की वजह से ना कहीं नुकसान तो नहीं कर रहे। इंटरेस्ट का जो नुकसान की जगह उसका बेनिफिट कहाँ से हो सकता है? चलिए आज इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो किस इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं? मैं उस इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं जो कि आपने नई प्रॉपर्टी परचेज के ऊपर लोन के ऊपर दे रहे हैं। इसको हम इंटरेस्ट ऑन लोन कहते हैं। अब प्रॉपर्टी बना रहे हो तो हो सकता है कंस्ट्रक्शन करने में 1 साल 2 साल 3 साल भी लग जाए। अभी प्रॉपर्टी तैयार नहीं हुई है लेकिन लोन चालू हो गया है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर दिया उसका क्या होगा? अच्छा, बन के तैयार हो गई है, आगे आपने उसको रेंट पर दे दिया है, रेंट पर दे दिया है लेकिन इंटरेस्ट तो जारी है, ईएमआई तो जारी है। उस इंटरेस्ट का क्या होगा? मान लीजिए प्रॉपर्टी बन के तैयार है, वो सेकंड प्रॉपर्टी है लेकिन वो वेकेंट पड़ी हुई है, कोई रेंट भी नहीं आ रहा, तो क्या होगा? आहा, वेरी डीप, वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपके पास दो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियां है ना, और एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो ओके है, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी अगर आपने किराए पर नहीं भी दी हुई और वो खाली पड़ी हुई है, तो इनकम टैक्स में सरकार पता क्या मान के चल रही है? वो सेकंड प्रॉपर्टी चाहे वो खाली पड़ी हुई है, वो डीम्ड टू बी लेट आउट है। डीम्ड टू बी लेट आउट मतलब ये मान लिया जाएगा कि वो किराए पर दी हुई है, चाहे उसका आपको सच में बैंक में कोई किराया नहीं भी आ रहा लेकिन उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। हाँ, मतलब दो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियां हैं, एक आप यूज कर रहे हो, एक खाली पड़ी हुई है, उसका कोई किराया नहीं आ रहा, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना, उस एरिया का जो रेंट होगा, अगर वो किराए पर चढ़ती जितना किराया आएगा वो नोशनल रेंट मान लिया जाएगा और आपकी इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा। नहीं पता था? आपको नहीं पता था? चेक करो जरा। क्योंकि अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और या तो वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है, ओके, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, ओके, तो बिना इनकम के वो टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन वैसे टैक्सेबल हो जाएगी। आप कह रहे हो जुगमोहन ये तो तुम क्या बता रहे हो, मतलब ये तो हमने सुना नहीं। और जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको नहीं पता है, शायद इसी वजह से ये कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर क्वेश्चन आया है। चलिए बड़ी डिटेल में आज इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और उसके आंसर को निकालेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? क्वेश्चन आया कि हाउ मच इंटरेस्ट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द रेंटल इनकम। सेकंड प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है, उसका जो किराया आ रहा है और हमने जो लोन ले रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो क्या उस इंटरेस्ट को रेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट करने के ऊपर कोई लिमिट भी है? कोई 2 लाख की लिमिट तो नहीं? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। सेक्शन 24 बी बोलता है कि अगर आपने सेकंड प्रॉपर्टी किराए पर दे दी है ना, तो जो भी इंटरेस्ट पे करो, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख, जो भी आप ईएमआई के अंदर प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट पोर्शन आ रहा है वो रेंट में से पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है। अच्छा, अगर आपका इंटरेस्ट रेंटल इनकम से ज्यादा भी है ना,
तो आपका हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस आ जाएगा। मान लो किराया मिला आपको 10,000 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए, और इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो 3 लाख रुपए, तो आपका 1,80,000 रुपए का लॉस अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वो सेट ऑफ हो सकता है, अभी बात करूंगा उसके बारे में। लेकिन रेंटल इनकम अगर आ रही है तो कोई इंटरेस्ट की लिमिट नहीं है। हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए यूज कर रहे होते, उसकी एनुअल वैल्यू होती 0, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मैक्सिमम डिडक्शन हो सकती है ना, वो 2 लाख रुपए की हो सकती है। किस पे? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे। लेकिन अगर वो किराए पर दे दी तो कोई लिमिट नहीं है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऐसा है कि अगर हमने इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना है, प्रॉपर्टी खरीदने पे लोन ले लिया, उस पे ब्याज पे कर रहे हैं, उसके अब बेनिफिट लेना है, तो कोई कंडीशन भी है क्या जगमोहन भाई जिसको फुलफिल करना पड़ेगा? हाँ हाँ, कंडीशन है ना। पहला, अरे इंटरेस्ट का बेनिफिट किसको मिलेगा? अगर वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है। अगर 50-50 है तो आधा, है ना। प्रॉपर्टी आपके नाम पर होनी चाहिए, विच मीन्स ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी आपके नाम है और लोन लिया हुआ है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, लोन ले लिया लेकिन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वाइफ के नाम पर है। सुनो, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बैंक दे देता है लोन, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री किसके नाम पर है? वाइफ के नाम पे। आपने स्टैंप ड्यूटी बचाने के चक्कर में करा दी, लेकिन लोन आपने लिया ज्वाइंट नेम पे, या लोन लिया आपने अपने नाम पे। मान लो अपने नाम पे ले लिया लोन आपने, अब रेंट आ रहा है, कुछ लोग तो रेंट भी ले लेते हैं अपने नाम पे, ऐसे कैसे ले सकते हो? जो ओनर है वही रेंट लेगा ना। ओके, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जिसके नाम पे रजिस्ट्री है उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी ना। आपको इंटरेस्ट का क्या मिलेगा? कुछ नहीं। यानी कि ओनरशिप होनी चाहिए प्रॉपर्टी की। आप कह रहे हो हाँ, ये तो बड़ी लॉजिकल पॉइंट है, कई बार हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। रजिस्ट्री वाइफ के नाम पे, लोन ज्वाइंट नेम के ऊपर, इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा? ओनरशिप ही नहीं है तो। दूसरा, लोन जो है ना वो आपने उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिनोवेशन करने के लिए, या रिपेयर करने के लिए लिया होना चाहिए। यानी कि जो लोन लिया है ना वो उस प्रॉपर्टी के लिए लिया है, उसको बनाने के लिए, उसके लिए लिया है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल तैयार है, ओके है, और आपने लैप ले लिया, LAP लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और उससे जो लोन मिला उसका इस्तेमाल आप बिजनेस में कर रहे हो, यहाँ वहां कहीं भी कर रहे हो, लेकिन वो लोन लेके इस प्रॉपर्टी के लिए थोड़ी इस्तेमाल किया था आपने, तो इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा ना, फिर इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। समझ गए आप? लोन मस्ट बी टेकन फॉर परचेज, इसी के लिए जिसके लिए एसेट क्रिएट हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी रिनोवेशन के लिए, उसकी रिपेयर के लिए, तभी इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने लैप ले रखा है और बेनिफिट लेते चले जा रहे हैं। और जब आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है ना, तो कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये बिल्डरों की तरह नहीं, जो बड़े बड़े बिल्डर 10-10 साल हो गए अभी उनकी कंस्ट्रक्शन ही पूरी नहीं हो रही है अभी पूरी नहीं हो रही तो कोई नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जब आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया तो वो 5 सालों का आप लॉक इन लगा दो, 5 साल का, तो यानी कि वही तक का इंटरेस्ट अलाउेबल है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। अगर 6वें 7वें साल में जाते हो तो वो इंटरेस्ट बर्बाद, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब प्रॉपर्टी तैयार हो जाएगी और उसके बाद का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आप प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट होगी या प्रॉपर्टी आप रेंट आउट होगी, और तो कंस्ट्रक्शन के दौरान दिया गया इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाता है। उसका टोटल करो, उसको बटा 5 करो, और अगले 5 सालों तक उसको फिर बेनिफिट ले पाओगे। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, लेकिन कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना होना चाहिए? 5 साल का होना चाहिए प्री कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है ना, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, वो नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एक तो आपकी रेजिडेंशियल है, उसकी लिमिट तो 2 लाख की थी, वो तो आप ले ही रहे थे। अगर वो नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो भी उसके अगेंस्ट मिल जाता है। चाहे आपने रेंट पे दिया हो चाहे वेकेंट हो, तो भी इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, पूरी की पूरी मिल जाएगी। नॉन वेकेंट में पूरी मिल जाएगी, सॉरी, वेकेंट वेकेंट। हाँ, इंटरेस्ट रिडक्शन अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड, नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड, कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं मैं? अरे यहां पर मैं बोल रहा हूं, फोर्थ नंबर पॉइंट तो कवर कर दिया, फिफ्थ नंबर पॉइंट में रेंट आउट द प्रॉपर्टी और कीप इट वेकेंट, सेकंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है।
चाहे आप रेंट दे दो पूरा मिल जाएगा, अच्छा बता चुका हूं मैं, रेंट पे दे दो पूरा मिल जाएगा। और अगर वेकेंट भी है वो तो डीम्ड टू बी लेट आउट मानी जाती है ना, आपने किराए पर दिया चाहे नहीं दिया वो सेकंड प्रॉपर्टी है। अच्छा हाँ, उसके लिए जो आपने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पूरा मिल जाएगा। देखो ऐसा है, अगर आपको मैंने बताया कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है तो वो 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी, आप कह रहे हो समझ आ गया। अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टियां हैं तो पहली प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बाकी नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड है। यानी कि अब ना आज के इस क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को मैंने करते हुए ना हर एक तरीके से, लेफ्ट से राइट से ऊपर से नीचे से, आपको एक चीज मैंने पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर दी है कि भैया एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसके ऊपर इंटरेस्ट की डिडक्शन 2 लाख की होती है। इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टियां होती हैं वो नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहलाती हैं, और वो डीम्ड टू बी लेट आउट कहलाती हैं, या सच में रेंट पे दे दो। उसके लिए जो आपने लोन लिया हुआ है उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका खर्चा आपको मिल जाएगा, वो ले लेना चाहिए। अगर 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 वो डीम टू बी लेट आउट है और उसके ऊपर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो लॉस कहलाएगा, और वो लॉस सेट ऑफ हो जाएगा जिसके बारे में बताने वाला हूँ। और वो वाला लोन पता कौन सा, जो कि आपने रिकॉग्नाइज्ड लेंडर से लिया हुआ है, यानी कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बैंक, एनबीएफसी, वहां से लिया है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है। वो नहीं कि आपने दिखा दिया किताबों में मैंने अपने दोस्त से लोन लिया हुआ उसको इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, पर्सनल लोन लिया हुआ है, फैमिली से लिया, फ्रेंड से लिया हुआ है, फैमिली फ्रेंड पर्सनल लिया हुआ लोन जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी डिडक्शन नहीं मिल रही है। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आपका आता है इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करनी है ना, तभी तो वहां पर जाकर आप दिखाओगे और आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। आप कह रहे हो कि जगमोहन ये ना बड़ा टेक्निकल सा सब्जेक्ट उठा लिया तुमने, मजा नहीं आ रहा। तब तक मजा नहीं आ रहा आपको जब तक कि आपको इसके बेनिफिट नहीं बता इसके बेनिफिट नहीं पता। एक बार मजे के लिए आप मुझे बताओ कि आपके अपने खुद के नाम से कितनी प्रॉपर्टियां हैं, बताओ। एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है? जो एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्ट्री हो रखी, क्या करते हो उसका, रहते हो उसके अंदर, ठीक है, माफ है। दूसरी प्रॉपर्टी भी आपके नाम पर है, किसके नाम पर? अच्छा, क्या कर रखा है उस प्रॉपर्टी के अंदर? क्या आपने उसको बिजनेस में एज ए गेस्ट हाउस दिया हुआ है, या आपने सच में रेंट आउट किया हुआ है? क्या किया उसका? सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी का? आप अगर कुछ नहीं किया हुआ, बस प्रॉपर्टियां ले लेके रखी हुई हैं, देख लो, इनकम टैक्स की रिटर्न खुल जाएगी आपकी, जिसके अंदर जो प्रॉपर्टियां वैसे पड़ी हुई हैं उसका किराया आपकी इनकम में ऐड होना है। आप कह रहे हो हमने तो उसके ऊपर लोन भी लिया हुआ है। अगर उसके ऊपर लोन भी लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ईएमआई पे कर रहे हो, सेकंड होम परचेज कर लिया आपने, गोवा में प्रॉपर्टी खरीद ली, यहाँ वहां प्रॉपर्टी खरीद ली, अब जो उसकी ईएमआई भर रहे हो उसके इंटरेस्ट का क्या? उसके इंटरेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं ले रहे हो ना आप, उसके इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। अगर वो प्रॉपर्टी आप दे दो रेंट के ऊपर, बिजनेस को दे दो और वहां से रेंटल इनकम आओ, वो रेंटल इनकम आपकी टैक्सेबल ही नहीं होगी क्योंकि उसमें से इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। अब थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ आपका, आप कह रहे हो हाँ जगमोहन अब इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, अब समझ में आया, ठीक है। तो अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि जो अगर मान लो जगमोहन इंटरेस्ट ज्यादा है, इनकम कम है, तो इसको कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं? कर सकते हो, अगर लॉस आ गया ना हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट की वजह से, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो रेंटल इनकम से ज्यादा है या डीम्ड रेंट से ज्यादा है, आपने नहीं भी दी प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर, तो उसको ना हम अदर इनकम जैसे सैलरी है, बिजनेस इनकम है, उसी साल में सैलरी की इनकम आ रही थी, एडजस्ट हो जाएगा, बिजनेस की इनकम आ रही थी, एडजस्ट हो जाएगा 2 लाख रुपए तक, और बाकी जो बैलेंस है ना वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप अगले 8 सालों तक, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी कि अगले साल में भी कोई प्रॉपर्टी के हेड में कोई इनकम आई तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी से इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, जब कैरी फॉरवर्ड होगा फिर वो बाकी हेड से एडजस्ट नहीं होगा,
सिर्फ उसी के साथ एडजस्ट होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंटरेस्ट कहीं नहीं जाता, नुकसान नहीं होगा, वो आपको टैक्स बचाकर ही देगा। फिर चौथा क्वेश्चन क्या आता है कि जगमोहन कौन सी कंडीशन है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को भी एक्सपेंस आउट किया जा सके। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यानी कि जब आपने प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया, अभी प्रॉपर्टी तैयार नहीं हुई, तो मैंने बताया ना 5 साल। भाई 5 साल 5 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि पहले 5 साल जब तक कंस्ट्रक्शन चल रही थी, अगर 3 चल रही है तो 3, 2 चल रही है तो 2, उसका इंटरेस्ट बटा 5 करके आगे सालों के अंदर आप उसकी डिडक्शन को क्लेम कर सकते हो। आपने कहा ठीक है, एक और क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन ये है कि क्या हमें ये जो नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, हॉलीडे होम है या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो एलएलपी में करना चाहिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करना चाहिए कि पर्सनल नेम से करना चाहिए? मेरा कहना है कि आपको पर्सनल नेम से प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। उसका फायदा क्या है? देखो, अगर पर्सनल नेम से प्रॉपर्टी होगी, आप उसको रेंट पे दे दोगे, चाहे अपने बिजनेस को रेंट पे दे दो, चाहे एक्चुअल में रेंट पे दे दो, प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पर है, तो उससे क्या होगा कि आपको जो रेंटल इनकम मिलती है ना इंडिविजुअल नेम के ऊपर, उसके ऊपर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। तो अगर 100 रुपए का रेंट आया, तो टैक्सेबल तो सिर्फ 70 रुपए हुआ, और उसमें से भी इंटरेस्ट माइनस होगा, तो वो टैक्सेबल होगा। तो सबसे बढ़िया है ना। दूसरा, जब प्रॉपर्टी पर्सनल नाम से ले रहे हो, तो आपकी खुद की नेट वर्थ क्रिएट हो रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो हम सेकंड थर्ड फोर्थ लेते ही रेंट पर देने के लिए हैं, या बिजनेस यूज करने के लिए देते हैं, या गेस्ट हाउस के लिए करते हैं, तभी फायदा है ना। अच्छा, अगर आपने सारी की सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड रख ली, तो वैसे ही टैक्सेबल होना चाहिए, हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है? पर्सनल नेम के ऊपर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। जो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कल को वो आईपीओ के लिए जाएंगे, तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी का जितना 25% आईपीओ निकाला, उसका ओनरशिप भी उन शेयर होल्डर के पास चली गई। आपने और शेयर बेचे, यानी कि प्रॉपर्टी तो फिर ना कंपनी की हो गई, और कंपनी के अंदर ही निकल जाएगी। अपने पर्सनल एसेट क्रिएट करो ना। बिजनेस अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रॉपर्टी क्रिएट करने का फायदा ही क्या? फायदा ही क्या? जैसे जैसे ओनर आते चले जाएंगे, कल को कोई 19-21 होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, तो सबसे पहले जिसको अटैच किया जाता है वो प्रॉपर्टी को किया जाता है। आपकी कंपनी की इनकम टैक्स का, जीएसटी का कोई भी प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले वो प्रॉपर्टी के पीछे पड़ते हैं। लोगों ने तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियां भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से ले रखी है, कितना बड़ा रिस्क लिया हुआ है। अरे उसको डी रिस्क करो ना, उसको अपने इंडिविजुअल नाम से नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको परचेज करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन किंतु परंतु, अगर आप प्रॉपर्टी कोई ऐसी परचेज कर रहे हो जो कि किसी, जैसे डीएसआईडीसी है, एचएसआईडीसी है, यूपीएसआईडीसी है, और गवर्नमेंट की स्कीम है जहां पर वो बोलते हैं कि वो आपको लैंड बिल्डिंग वो मिलेगी ही कंपनी के नाम से, तो फिर आपकी मजबूरी है। जैसे रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, तो आपको एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से परचेज करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन है, अगर वो फ्री होल्ड है, तो लैंड इंडिविजुअल नाम से ले लो, लैंड ले लो, और बाकी उसकी जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है और प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, वो आप एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से कर सकते हो। क्योंकि लैंड कोई डेप्रिशिएट थोड़ी होती है, वो तो आपकी है, लैंड के प्राइस तो बढ़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है। तो बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है, तो उसका डेप्रिसिएशन बिजनेस को मिल जाएगा। क्या बात है! लैंड खरीदो इंडिविजुअल नाम से, कंस्ट्रक्शन कराओ कंपनी के नाम से, सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इस बात को अलाउ करता है, करता है। और लैंड के लिए रेंट लेते रहना। तो आंसर मिल गया आपको क्वेश्चन का। आइडियल केस सिनेरियो, पर्सनल नेम पे आपको करनी चाहिए, मजबूरी हो तो फिर एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हाउ टू गेट द रेंटल इनकम फ्रॉम द कंपनी, एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इट, एंड कैन इट बी यूज्ड फॉर ओन स्टे, व्हाट आर द टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर द सेम। क्या अपनी खुद की कंपनी जो बिजनेस कर रही है, तो क्या हम उससे रेंट ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप दिखाओ कि ये प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी का गेस्ट हाउस है, और बस कंपनी से रेंट लो। किंतु परंतु लेकिन सिर्फ उसी प्रॉपर्टी के लिए ऐसा करना, गेस्ट हाउस जिसको गेस्ट हाउस की तरह दिखती भी हो, जो गेस्ट हाउस की तरह दिखती भी हो,
लेकिन आपने पूछा कैन इट बी यूज फॉर ओन स्टे, मतलब हम ही रह रहे हैं परमानेंटली, पक्का हम ही रह रहे हैं और कंपनी से रेंट लेना शुरू कर दें। देखो अगर आप ऐसा करना चाहते हो ना, तो उस केस में फिर गेस्ट हाउस मत करो, फिर उसको बोलो रेंट फ्री एकोमोडेशन बाय द डायरेक्टर। तो वो इनकम टैक्स एक्ट में जो आपको डायरेक्टर सैलरी मिलती है, तो उसके अंदर वो रेंट फ्री एकोमोडेशन का जो क्लोज है ना, वो आपकी सैलरी में ऐड होगा सेक्शन 17 के हिसाब से। जगमोहन आज तुम बहुत सारे सेक्शन बोल रहे हो, 16, 17, 24, तुम तो जनरली सेक्शन बोलते नहीं। अरे सेक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैश फ्लो कम्युनिटी में सवाल ही ऐसा आया है। क्योंकि जो जो मैं बोलता जाऊंगा ना, जब आप इसको वैलिडेट करवाओगे अपने कंसल्टेंट से, अपने एडवोकेट से, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो मेरे ये सेक्शन बोलना जरूरी हो जाता है, वैलिडेशन हो जाए, ताकि उनको भी आसानी हो ना वैलिडेट करने के लिए, तो और आपको भी आसानी हो। इसलिए आज सेक्शन बोल लेने दो, मूड कर रहा है, पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके सामने है ठीक है। ओके, तो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इट, इट कैन बी यूज फॉर ओन वे। देखो आप अगर अपने पर्पस के लिए कर रहे हो और पक्का पक्का रेजिडेंशियल है, तो फिर आप इसको ना उन चक्करों में मत पड़ो, रेंट फ्री एकोमोडेशन दिखाओ, कंपनी उसका रेंट पे कर रही है, दैट इज ओके। आप एज ए डायरेक्टर रह रहे हो उसके अंदर, तो उधर वो मिलेगा। तो आप कह रहे हो कि कंपनी मतलब कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे से ही रेंट पे लेके मुझे कैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन दे सकती है, ना 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 ना, उस केस के अंदर आपको पता नहीं क्या करना होता है। प्रॉपर्टी आपकी मम्मी के नाम पे रजिस्ट्री थी और आप डायरेक्टर उसके अंदर रह रहे हो, ज्वाइंट नेम पे रजिस्ट्री थी जिसमें आप नहीं हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो कंपनी ने जो जगह किराए पर दी है और आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दी है, नहीं तो फिर उसको गेस्ट हाउस की फॉर्म में रखना पड़ेगा, अगर वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है। अब गेस्ट हाउस करना है कि रेंट फ्री एकोमोडेशन करना है। गेस्ट हाउस क्या होता है, कंपनी ने वो जगह ली हुई है, कोई भी ठहर सकता है वहां पे और कंपनी उसको मेंटेन कर रही है और रेंट मिल रहा है, तो उसके इसमें डायरेक्टर सैलरी कम आएगी और रेंटल इनकम आएगी। लेकिन प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर है, ज्वाइंट नेम के, ज्वाइंट नहीं, किसी और के अपने फैमिली मेंबर के नाम पर है, तो वहां पर आप उसको रेंट फ्री एकोमोडेशन कंपनी एज ए रेंट पे कर रही है। थोड़ा डाटा चेक कर लेना। आप कह रहे हो जगह समझ आ गई है, तुम ये कहना चाहते हो कि रेंट तो लेना ही चाहिए, रेंट तो कंपनी से लेना ही चाहिए। रेंट कौन ले रहा है, उसका ओनर कौन है, वो डिसाइड करेगा कि गेस्ट हाउस दिखाना है कि रेंट फ्री एकोमोडेशन कंपनी से दिखानी है। अगर बिल्कुल प्रॉपर रेजिडेंशियल है तो रेंट फ्री एकोमोडेशन ही दिखाना। तो इसकी टैक्स सिंप्लीकेशन क्या है, तो बढ़िया है ना, कंपनी को खर्चा मिल जाएगा और आपको जो है रेंटल इनकम मिलेगी, जिसमें से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगी आपको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनी अदर फैक्टर यू थिंक वुड बी यूजफुल एंड यू वांट टू डिस्कस। हाँ जी बिल्कुल। देखो जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपने टोटल पोर्टफोलियो को 3 हिस्सों में डिवाइड करो। पहला हिस्सा क्या है, आपकी सेफ, यानी कि एफडी, डेप्ट फंड, सेविंग अकाउंट। दूसरा है रिस्की, जिसके अंदर शेयर्स, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो करेंसी है। जो भी आप लेते हो, जो भी आपको रिस्क वाले प्रोडक्ट दिखते हैं वो लेते हो, आप किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हो। और तीसरा क्या है, रियल। रियल मतलब रियल एस्टेट, यानी कि प्रॉपर्टी, वेयर हाउस, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, गोल्ड, कमोडिटी, ये सारे के सारे रियल हैं जिसको आप टच फील कर सकते हो। तो इन 3 पार्ट के अंदर अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करो। अब हम तीसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। तीसरे पार्ट के अंदर आती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। अब प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए क्या मैं लोन ले सकता हूँ, ले सकते हो, एक तो घर आपके पास है ही है ना, तो एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करो। जब नई प्रॉपर्टी क्रिएट करोगे तो उसके लिए लोन लेना पड़ सकता है, उसकी जो ईएमआई दोगे, उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा, देना पड़ेगा, उस इंटरेस्ट को भी वेस्ट मत होने दो। क्यों, क्योंकि वो इंटरेस्ट आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को कम करेगा, जो अभी हमने आज के सेशन में कहा। उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल करो। और अब क्या है, जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू अप्रिशिएट करती है। तो एक प्रॉपर्टी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पहली प्रॉपर्टी को लिया, उसको रेंट पे दिया, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज किया, इसका जो रेंट आ रहा है वो ईएमआई के काम में इस्तेमाल आएगा। जो डिफरेंस आ रहा है वो आपकी बिजनेस इनकम से इसको पूरा करोगे। और बिजनेस को कभी पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आप
टॉप अप ले सकते हो और वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। धीरे धीरे पे करते करते क्या हुआ कि ये लोन कम होता चला जा रहा है, आपकी नेटवर्थ बढ़ती चली जा रही है, और उसका इस्तेमाल फिर बिजनेस के लिए किया जा सकता है। बिजनेस को फिर एक्सपेंड करना है तो प्रॉपर्टी को सेल आउट करके बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये जो नेटवर्थ है ना आपकी, ये बड़ी कमाल की चीज है। उसके अंदर ये जो रियल एस्टेट है ये बड़ा रियल काम करती है, आपको कोलेटरल देने में बड़ा इस्तेमाल आती है, आपको बैंक गारंटी देने में बड़ा इस्तेमाल आती है, एलसी, बैंक गारंटी और सब चीजें आपने करनी है। आपकी बढ़ी हुई नेटवर्थ के हिसाब से क्रेडिबिलिटी बनती है, आपका सोलवेंसी सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने में कितने इस्तेमाल आती है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टियों का लैंड बैंक आप क्रिएट कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ लैंड बैंक नहीं है, ये मनी है, ये क्रेडिबिलिटी है, ये बिजनेस को एक मैग्नेटिक पावर देती है। मैं ये कहना आपसे चाहता था। तो इसलिए यहां पर आप लेवरेजिंग का इस्तेमाल कर सकती हो, क्योंकि ये सेकंड प्रॉपर्टी है ना, थर्ड प्रॉपर्टी है। अगर कल को मान लो लोन वो नहीं दिया गया तो क्या दिक्कत है, इसको अगर आप स्क्वेयर ऑफ भी करते हो तो एसेट हमेशा लायबिलिटी से ज्यादा ही है। तो आपने प्रॉपर्टी बेची, उसके अगेंस्ट में लोन भी क्लियर हो गया, क्योंकि जब इस तरह की प्रॉपर्टी बिकती है तो क्या करते हो, इतने की है जी और इसमें इतने का लोन है जी, अपने आप क्लियर करना है इसको, कहते हैं, ठीक है जी करेंगे, पैसे आते हैं, लोन क्लियर हो जाता है, तो आपको वो नेटवर्थ दे के ही जाती है। तो सवाल ये है कि इस गेम को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, इसके ऊपर काम करो। 24 घंटे सारा दिन बस बिजनेस 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 ही करते रहते हो। बिजनेस का कमाया बिजनेस में डाल दिया, बिजनेस कमाया बिजनेस में डाल दिया, बिजनेस से कमाया उसमें से घर का खर्चा निकाला फिर बिजनेस में डाल दिया। बिजनेस बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, फिर बिजनेस में कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है, कोई कंपटीटर आ जाता है, कोई बिजनेस के अंदर कोई कुछ ना कुछ, बिजनेस है कुछ भी चलता रहता है, कोई प्लानिंग ही नहीं है, फिर ऊपर नीचे होता है, फिर उसकी सैलरियां पे करने के अंदर ही जान निकली होती है, और उधर से कोई एसेट ही क्रिएट नहीं किया। अगर कोई एसेट क्रिएट करना समझ नहीं आ रहा तो कम से कम ये प्रॉपर्टी का एसेट क्रिएट करके इसी बिजनेस को रेंट के ऊपर दे दिया करो। आप इंटरेस्ट से डर लग रहा था, तो इस इंटरेस्ट के डर को तो मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया आज के 7 क्वेश्चन से। अरे मैंने क्या खत्म किया, आप ही ने खत्म करवा लिया। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो कम्युनिटी वालों ने खत्म करवा लिया। तो अगर आपको भी लगता है कि मुझे कैश फ्लो कम्युनिटी में ऐड होना है तो भेजो मुझे एक व्हाट्सएप, एडमिन कैश फ्लो कम्युनिटी। हाँ, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं मैं, अब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं। तो टेलीग्राम पे शिफ्ट हो गए हैं हम, तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां पे क्लिक करोगे अपने आप ही ज्वाइन कर जाओगे टेलीग्राम के ग्रुप को। सभी को एक ही जगह पे मैं कंसोलिडेट कर रहा हूँ। और बाकी जेएसए ऑनलाइन के अंदर तो आप पूरे मजे ले ही रहे हो, है ना। जेएसए ऑनलाइन के अंदर पूरा पूरा आप अपनी पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछते हो, आपको आंसर मिलते हैं, सब कुछ कर रहे हो आप JSAonline.in, जो कि आपकी एक कैश फ्लो हेल्पलाइन है। अब मुझे आज का कंटेंट खत्म हो गया, जो मेरे साथ लाइव हैं तो मुझे बताओ कि कैसा लगा आज का टॉपिक। थोड़ा डिफरेंट था ना, थोड़ा डिफरेंट था, मजा आया। यू लाइक द टुडेस टॉपिक। आप कह रहे हो जगमोहन तुमने चैट बॉक्स तो एक्टिवेट किया नहीं, आज कर दो तभी तो हम बता पाएंगे। लो जी, चैट बॉक्स एक्टिवेट कर दिया। हाँ जी, अब बताओ जी कैसा लगा आज का सेशन। आपके मन में भी ना कोई टॉपिक आए जो आपको लगे कि हाँ इसके ऊपर ना एक 5 AM का सेशन होना चाहिए, तो बनाएंगे उसको। तो ताकि वो ना सबके सबके बेनिफिट के अंदर में आए। और बाकी कैश फ्लो कम्युनिटी में टेलीग्राम के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, और वहां पर जरूर जरूर आप शेयर करते रहना, क्वेश्चंस पूछते रहो, और वहीं से ही सबका फायदा होगा। चलिए, हेमेंद्र जी कह रहे हैं गुड थैंक यू। सुरेंद्र जी कह रहे हैं सर एक ही दिल है हमारे पास, कितनी बार जीतेंगे आप। सर 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 सर, आपके प्यार से ना एक फ्यूल मिलता है, एक एनर्जी मिलती है। तो आपका और मेरा दिल कोई अलग थोड़ी है, इकट्ठे ही धड़कता है। रजनी जी कह रहे हैं गुड इन्फॉर्मेशन, ग्रेट इन्फॉर्मेशन। प्रशांत जी कह रहे हैं सर गुड मॉर्निंग, अमेजिंग सेशन, एंड all the participant who are live with me today, thank you so much, Amok Sachdev ji and Ashok Kumar ji and Chandu ji from पुणे। पुणे में दोबारा आ रहा हूँ चंदू जी, आऊंगा लेकिन अक्टूबर के महीने में। हेमेंद्र जी आपको बहुत बहुत मुबारकें। प्रशांत जी, प्रवीण जी एंड सलील सलील गुप्ता जी बहुत कंसिस्टेंट है 5 AM के अंदर, एंड सुरेंद्र नामदेव जी। चलिए, एवरीबडी एंड अदर पीपल जिनका मैंने नाम भी नहीं लिया, 5:30 हो गए हैं। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे विद अ न्यू सेशन। बाय।
गुड मॉर्निंग अशोक जी। परवीन जी, थैंक यू।